हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में 5 क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी, आप देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जो क्लास 5 थी उसमें हमने बात करी थी पार्टीशन फंक्शन की। हमने थोड़ी सी डेरिवेशन करके देख ली थी, कौन सा रिलेशन हम यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया। हमने पार्टीशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। हाई टेम्परेचर लिमिट, लो टेम्परेचर लिमिट हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टीशन फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। हम ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को जीरो लेते हैं, डीजेनरेसी किस तरह से निकालते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली हैं। और फिर हमने कहा था कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो एक नंबर होता है, तो वो यूनिटलेस रहेगा, कोई यूनिट नहीं होगी उसकी, है ना। और लास्ट में फिर हमने ये कह दिया था कि जो पार्टीशन फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में। तो यहाँ पर Q जो कि पार्टीशन फंक्शन है, अपना पार्टीशन फंक्शन को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने दिखाया था एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। यहाँ पर ना हम साथ ही में लिख सकते हैं न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन, जो कि न्यूक्लियस से आएगा। ठीक है, अब ना इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, हम जनरली इसको इग्नोर ही कर देते हैं। न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन हम पढ़ते भी नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास ये मेन पार्टीशन फंक्शंस रहते हैं। तो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। एक बार हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसका थियोरेटिकल पोर्शन, डेरिवेशन थोड़ी सी देख लेंगे और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन से। मैं आपको स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और अलग अलग सिचुएशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अपना फॉर्मूला, उस पर फोकस करना है। ठीक है, सो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। और मेन ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना एक चीज़ है और क्वेश्चन सॉल्व करना अलग, जो कि प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q ट्रांसलेशनल से, ऐसे लिख देते हैं। और कुछ बुक्स में आपको QT भी लिखा हुआ मिलता है, तो जैसे भी रिप्रेजेंटेशन आप समझ जाओ कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो आप आराम से मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे कि क्या होता है पार्टीशन फंक्शन। हमने कहा था पार्टीशन फंक्शन Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ, यहाँ हमने लिखा था GI विच इज अ डीजेनरेसी, e⁻ EI बाय में KT। और हमने कहा था हम I को 0 से शुरू करेंगे, I तक लेके चले जाएंगे। तो ये अपना क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है, अभी फिर मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन करी थी कि अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, सो थर्मोडायनामिक्स में जो ग्राउंड स्टेट होती है, थर्मोडायनामिक्स में अगर हम बात करें तो जो ग्राउंड स्टेट होती है, यानी कि जो E0 होती है, उसको हम 0 कंसिडर करके चलते हैं, है ना। ये वाली बात हमने मेंशन करी थी। अभी मैं बात करती हूँ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की। ठीक है, अब ना एक चीज़ देखो, मैंने आपको ना स्टैटिस्टिकल थर्मो जब स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको कहा था कि जो क्वांटम केमिस्ट्री है और थर्मोडायनामिक्स है, उसका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ट्रांसलेशनल मोशन को हम कैसे पढ़ते हैं, अभी तक आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा पक्का। अगर आप MSc लेवल पर हो, BSc फाइनल ईयर में भी हो, तो आप बता दोगे अगर हमें ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करना होता है तो हम कौन सा सिस्टम कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, सारे क्या है वो ट्रांसलेशनल मोशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना। तो जो अपना पढ़ते हैं ना पार्टिकल इन अ बॉक्स, वो बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। कि अगर हम बात करें 1D बॉक्स की, तो जो पार्टिकल है उसकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाउड है। ठीक है, 2D बॉक्स में हम दोनों लेते हैं, XY ले लेंगे, और 3D में हम XYZ तीनों ले लेंगे। ठीक है, इतना इस तरह से हम करते हैं। सो मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की, तो हमें उसको कनेक्ट करना है पार्टिकल इन अ बॉक्स से। क्वांटम केमिस्ट्री में आपने पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा ही होगा। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने कहा कि ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्टिकल इन अ बॉक्स मॉडल स्टडी करते हैं, है ना। अगर यहाँ से बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो यहाँ से ना जो अपना ये फॉर्मूला है ना, इसको मैं लिखती हूँ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा Q ट्रांसलेशनल, आप चाहो तो QT लिख सकते हो, इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पे डीजेनरेसी GI लिखा था ना हमने, मैं यहाँ पे GT लिख देती हूँ, T फॉर ट्रांसलेशनल। ठीक है, e⁻ ET बाय में KT। ET इज बेसिकली भाई ट्रांसलेशन के लिए मैंने T लगाया है यहाँ पर, सही है। अब एक चीज देखो, हमने कहा है कि ट्रांसलेशन को हम पार्टिकल इन अ बॉक्स वाले मॉडल से स्टडी करते हैं, तो वहां पर अगर आपको पता हो एनर्जी कितनी होती है,
हम कहते हैं एनर्जी होती है n²h² / 8ml²। ये वाली बात तो बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को भी पता होती है, जिनको क्वांटम थोड़ा सा पढ़ा उन्होंने, है ना। तो एनर्जी हो गई n²h² / 8ml²। फिर हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो ये n है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे करके, है ना। 1 से स्टार्ट होता है बेसिकली, n = 0 नहीं होता, क्योंकि अगर हम n = 0 ले लेंगे तो फिर तो अपना वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। और अगर वेव फंक्शन 0 दैट मीन्स पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पढ़ाई क्या कर रहे हो फिर, समझ रहे हो। वेव फंक्शन तो होना ही चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम n = 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो ये अपने पास एनर्जी है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ये बताओ, जो पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स होता है, 1D बॉक्स वाले केस में डीजेनरेसी कितनी होती है। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, तो वहां पे डीजेनरेसी कितनी है। एनर्जी हमने लिखी n²h² / 8ml², और हमने ये भी कह दिया है कि n = 1 2 3 ऐसे करके अपना जाता है। तो लेवल्स हम ऐसे दिखाते हैं, n = 1 हो गया, 2 3 4 5 के लिए एनर्जी दिखाते जाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो बेसिकली डीजेनरेसी तो 1 ही होती है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एनर्जी की वैल्यू आई है h² / 8ml², तो ये सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है। कैसे आएगी, अगर आप n को 1 पुट कर दोगे। अगर मैं आपको बोल रही हूँ एनर्जी की वैल्यू आई है 4h² / 8ml², तो ये भी सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, अगर आप n को 2 पुट करोगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 9h² / 8ml², वो भी सिर्फ n को 3 पुट करने से आएगी। तो बेसिकली हर एक लेवल की डीजेनरेसी कितनी है, 1D बॉक्स में 1 होती है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 1D बॉक्स में डीजेनरेसी 1 है, तो हम G1 लेंगे, वो भी 1 आएगी। G2 की बात करेंगे यानी कि सेकंड वाले लेवल की, वो भी 1 आएगी। तो हम ना सिंपल ये बोल सकते हैं कि G1 = G2 = G3। अब जितने मर्जी कंसीडर कर लो, वो =1 ही रहेंगे इन केस ऑफ पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं वापस अपने पार्टीशन फंक्शन पे। हमने कहा था QT = summation of, यहाँ से हमने लिखा GT then e⁻⁻ ET / KT, है ना, इस तरह से रहता है। और यहाँ पर जो अपनी ये T वाली वैल्यूज है, यानी कि 1 2 3 4 ही लिखेंगे, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, हम ये कह सकते हैं, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर अगर हम n की टर्म्स में लिखें तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू आपको 1 से लेके इन्फिनिटी तक कंसिडर करनी है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे एनर्जीज लिखोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डीजेनरेसी लिखोगे, ठीक है। अब क्योंकि हम बोल ही चुके हैं कि 1D बॉक्स में डीजेनरेसी 1 होती है, तो फिर ये GT वाला फैक्टर तो हम हटा ही सकते हैं ना यहाँ से, क्योंकि तो वैल्यू 1 ही हो गई। क्लियर है। तो अगर ये वाली वैल्यू 1 हो गई है, तो मुझे एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है फिर यहाँ पर, तो मैं कह दूंगी Q ट्रांसलेशनल = समेशन n 1 से स्टार्ट होता है 1D बॉक्स में, इन्फिनिटी तक जाता है, और डीजेनरेसी हमने इसको 1 ही बोल के हटा दिया। यहाँ से क्या बचेगा, e⁻⁻ एनर्जी कितनी है ट्रांसलेशन में, n² h² / 8ml²। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत अंडरस्टूड वाली बात है ना ये तो, कि L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द बॉक्स, कि आपने जो 1D बॉक्स कंसिडर किया है, L उसकी लेंथ है, M क्या है, पार्टिकल का मास है, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, N तो अपने क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ओके, तो हमने ये लिखा, ये अपनी एनर्जी आई है, बाय में क्या है, KT है, तो बाय में KT यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे पास ऐसे 1D बॉक्स में हम लेवल्स दिखाते हैं इस तरह से। अगर एनर्जी की बात करेंगे, इस वाले लेवल की एनर्जी कितनी है, h² / 8ml², इससे ऊपर वाले लेवल की 4h² / 8ml², इससे ऊपर वाले की 9h² / 8ml², देन 16h² / 8ml²। तो हम ये कह सकते हैं कि 1D बॉक्स में अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं। करेक्ट है ये तो हम बोल ही रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता है, ये जा सकता है ना। और जो इनके बीच का डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस जो है लेवल्स के बीच का, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है। अगर आप वैल्यू निकालोगे, कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि इनके बीच का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स भी हैं। अब एक चीज देखना, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लेवल और ऐड कर दूं, तो क्या इस पूरे सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स हैं और 2 लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम अपनी साइड से अगर यहाँ पे एक लेवल और ऐड करवा दें, तो यहाँ पे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यही चीज कंसीडर करके ना मैं यहाँ पे n = 0 से स्टार्ट करवाऊंगी।
समझ रहे हो क्या बोला है मैंने, कि हम बोलते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ एक लेवल और डाल दिया, यानी कि n इज इक्वल टू 0 और डाल दिया। अब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स देखते हैं, हम n इज इक्वल टू 0 नहीं लेते। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर हमने n इज इक्वल टू 0 लिया तो जो अपना फंक्शन है ना, वेव फंक्शन जो होता है 1D बॉक्स के लिए पार्टिकल का, वही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिस्टम को स्टडी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया है इस वाली इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक लेवल और डाल दिया, सो दैट अपना इंटीग्रेशन करना इजी रहे। हमने नीचे से लेके 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारा ही कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये अजम्पशंस होती है जब हमारे पास कोई थोड़ी डिफिकल्ट सी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर हम कोई ना कोई अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया n इज इक्वल टू 0 डाल के। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ क्या है समेशन, समेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो ये सारी चीजें, इनको ऐड कर दोगे, समेशन का वही मीनिंग है ना। जैसे समेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन भी होता है। इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को ऐसे करके स्टार्टिंग से लास्ट तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम, अगर हमारे पास जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पर हम समेशन को चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। सही है, उसको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समेशन को चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में। ये हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर इंटू KT, और इसको n के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे चाहो तो डीजेनरेसी वाला फैक्टर लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया इसको। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ना इंटीग्रेशन वाली जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है ना, वो हम नहीं करेंगे, उसका हमें एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, और रिजल्ट के बेसिस पे हम ना अजम्पशन, जो उसके कंक्लूजन्स होते हैं वो निकाल लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब जो ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, हमें करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली रिजल्ट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ से जब ये इंटीग्रेट कर लिया जाता है, बस ध्यान रखना लिमिट कहाँ से शुरू करी थी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक रखी थी, है ना। तो जब ये पूरा सॉल्व कर लिया जाता है, सॉल्व करने के बाद अपने पास आएगा Q ट्रांसलेशनल, आपको यही वाली इक्वेशन याद करनी है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT डिवाइड बाय h विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू L। बस ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर रूट सिर्फ इस वाले टर्म के ऊपर है, 2 पाई m KT के ऊपर, L के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, h के ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है, और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमने क्या निकाला था, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स, ये 1D बॉक्स के लिए हमने निकाला है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 3D बॉक्स के लिए वैल्यू बताओ, जल्दी से निकाल सकते हो। जैसे 1D बॉक्स में अपने पास पार्टीशन वो वेव फंक्शन आता है ना, लेट्स से हमने उसको साई x लिखा, तो अगर मुझे आपको बताना हो कि 2D बॉक्स में क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, साई x और साई y, क्योंकि वेव फंक्शंस एंड पार्टीशन फंक्शंस आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। और ऐसे ही अगर हमें 3D बॉक्स की बात करनी हो तो हम साई x इंटू साई y इंटू साई z करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो ये हमने 1D बॉक्स के लिए लिखा था। तो अगर मुझे लिखना है अभी 3D बॉक्स के लिए ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर करते थे क्वांटम में, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे Q ट्रांसलेशनल फॉर 3D बॉक्स इज इक्वल टू Q ट्रांसलेशनल x इंटू Q ट्रांसलेशनल y इंटू Q ट्रांसलेशनल z, ऐसे। ठीक है, तो 1D बॉक्स में अगर हम माने कि हमने सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया था, तो आप इसको LX लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर बात हो रही है सिंपल 1D बॉक्स, तो आप L लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जब हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं तो लिखते हैं ना n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे LX स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है ना, वैल्यू तो हम वही पुट करेंगे जो बॉक्स की लेंथ होती है। तो हमने ये लिखा इन केस ऑफ 3D बॉक्स, सारी वैल्यूज पुट कर दो। QTX क्या है, ये लिखो वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT अपॉन h इंटू LX, ये अपने पास QTX की वैल्यू आई है, यानी कि 1D बॉक्स वाले की। अभी अगर y डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, y डायरेक्शन में ये तो सेम ही रहने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT बाय में h, सिर्फ लेंथ चेंज होगी, LY हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे z में आते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m kt बाय में h इंटू LZ। ठीक है इतना। अब देखो जो ये वाला फैक्टर है वो तो बेसिकली 3 बार आ रहा है ना, तो मैं क्यूब कर दूं इसका, डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई m kt स्क्वायर रूट बाय h टू द पावर 3। सही है, और साथ में LX इंटू LY इंटू LZ, लेंथ है ना तीनों, है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलती हूँ तीनों लेंथ और सेंटीमीटर में सपोज, या नैनोमीटर में है, पिकोमीटर किसी में भी हो सकते हैं, मान लिया हमने सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। किसकी यूनिट है ये, वॉल्यूम की, है ना। तो बेसिकली जो लेंथ क्यूब होता है उसको हम वॉल्यूम ही तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम ही तो है वो, है ना। तो यहाँ पर इन तीनों को हटा के हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना इन तीनों को हमने रिप्लेस किया वॉल्यूम से। तो ऐसे करके जो अपना फॉर्मूला है फॉर 3D बॉक्स वो आ जाएगा Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2 पाई m kt स्क्वायर रूट बाय h टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2 पाई m kt टू द पावर कितनी, ये हाफ है ना स्क्वायर रूट का मतलब, सो हाफ इंटू 3 कितना हो गया, 3/2 बाय में h क्यूब इंटू में वॉल्यूम। तो ये अपने पास क्या आ गया रिलेशन Q ट्रांसलेशनल 3D बॉक्स के लिए। सही है, इतना समझ गए। ओके, तो ये हमने 3D बॉक्स के लिए लिखा, 1D के लिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लियर हो गया। इस वाले केस में यानी कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन में आपको कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी उसकी अभी, बट एक बार निकाल लेते हैं सारे। अभी ना वापस आते हैं 1D बॉक्स पे। हमने कहा था 1D बॉक्स में Q ट्रांसलेशनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m kt बाय में h इंटू में L। इतना ही था, है ना। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कहा था कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है ना, क्या होता है वो एक नंबर होता है, यानी कि वो यूनिटलेस है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। करेक्ट है। तो क्योंकि पार्टीशन फंक्शन यूनिटलेस होता है तो यहां से ना हम एक और रिलेशन निकाल पाएंगे भी, देखना। ये लेंथ है, ठीक है, ये अपने पास लेंथ है। क्योंकि हमें चाहिए यूनिटलेस, तो उसका मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये लेंथ की यूनिट यहाँ पर है, लेट्स से सेंटीमीटर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि ओवरऑल यूनिटलेस आए, इसको हमें पर सेंटीमीटर करना पड़ेगा। क्योंकि लेंथ की यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर इनवर्स से तभी जाके कैंसिल होगा, ओवरऑल कोई यूनिट नहीं बचेगी, है ना। तो यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो अपने पास लेंथ है ऐसे, तो इसको यूनिटलेस बनाने के लिए जो ये वाली क्वांटिटी है ना, इसको हमें पर लेंथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके कैंसिल होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से मैं ये कहना चाह रही हूं कि जो ये रूट 2 पाई m kt बाय h है ना, वो इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय लेंथ है। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में हुआ ना तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 बाय सेंटीमीटर, यानी कि पर सेंटीमीटर। अगर ये नैनोमीटर में हुआ तो इसकी यूनिट आनी चाहिए पर नैनोमीटर, सो दैट ये कैंसिल हो जाए। सही है। अब अगर ये इक्वल टू 1 बाय लेंथ है तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या होगा, दोनों साइड करेंगे, ये हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m kt इज इक्वल टू लेंथ आ गया। रेसिप्रोकल इसका भी हो जाएगा ना लेंथ, तो क्या है, ये लेंथ के इक्वल आ गया। तो यहां से ना अपने पास एक रिलेशन आता है, जो ये लेंथ है ना, इसका नाम हम दे देते हैं थर्मल वेवलेंथ। इस वाली क्वांटिटी को हम बोल देते हैं थर्मल वेवलेंथ, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लैम्डा से, बेसिकली उल्टा y बना देते हैं, लैम्डा ही बोलेंगे इसको। ये है, ये आ जाएगा किसके इक्वल, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m kt। जिनके पास क्या है, थर्मल वेवलेंथ। तो क्वेश्चंस में ना आपसे थर्मल वेवलेंथ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। थर्मल वेवलेंथ कुछ भी नहीं है, आप ना ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, 1D बॉक्स वाला, बाकी सारे आप इसे डिराइव कर सकते हो।
जैसे अगर आपको ये याद है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT बाय में h इंटू एल, अगर आपको ये याद है और मैं आपको बोलूँ 3D बॉक्स के लिए बताऊँ, क्या करोगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया, कुछ याद करने की नीड तो नहीं है ना। और यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ मुझे बताओ कि थर्मल वेवलेंथ क्या होती है, आप देखो इसका उल्टा ही तो करना है, सिर्फ h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT। तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी सारे आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये हमने बोल दिया कि अपने पास की थर्मल वेवलेंथ आ गई है, इसको थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं। क्लियर है? बस ध्यान रखना है, जैसे ये सेंटीमीटर है तो ये पर सेंटीमीटर में आएगा, और मैं आपसे पूछूं ये किस में आएगा, ये तो लेंथ वाली यूनिट में ही आएगा, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो भी तो क्या होती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, आपकी नैनोमीटर में हो सकती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में हो सकती है, तो ये सारी लेंथ वाली तो यूनिट होती है। क्लियर है? ये पर लेंथ है, हमने इसका रिवर्स किया है और उसको बोला है थर्मल वेवलेंथ। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ है तो आपको एक चीज और देखनी है यहाँ पे। तो ये हमने बात करी थी 1D बॉक्स की, अभी हम बात करते हैं 3D बॉक्स की। जो 3D बॉक्स वाला एक्सप्रेशन आया था उसमें हमें थर्मल वेवलेंथ को इनकॉर्पोरेट करना है। सो इन केस ऑफ 3D बॉक्स हमने कहा था Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2 पाई m KT, ये स्क्वायर रूट डिवाइड बाय h टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम, यही कहा था, है ना। अब देखो हमने कहा है जो थर्मल वेवलेंथ है वो इक्वल होती है h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT, यही है ना। तो यहाँ पर देखो जो ये वाला रिलेशन है ये क्या, जिसका रिवर्स है ना, जस्ट इसका, है ना। तो मैं काम कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ इस तरह से, ये हो जाएगा, ऊपर वॉल्यूम रखो आप, ठीक है, नीचे क्या है h है, इसको बाय में लिख दो, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT। बात तो अभी भी वही है, क्योंकि ये ऊपर जाके इसने यहाँ पे वॉल्यूम में मल्टीप्लाई हो ना, इस वाले रिलेशन जो नीचे वाले जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे 2 पाई m KT, ठीक है ना, ये ऊपर जाके यहीं पे आएगा, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो वही है। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है थर्मल वेवलेंथ के। तो ऐसे करके मैं बोल सकती हूँ कि फॉर 3D बॉक्स Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ये क्या है, थर्मल वेवलेंथ, और ये है इसका क्यूब। तो रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और यहां से एक और चीज है, जो ये ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट, समझ गए, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये वॉल्यूम है इसके उसमें एक्सप्रेशन में। तो यहां से हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम एक्सटेंसिव होता है और Q ट्रांसलेशनल भी डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम के ऊपर, तो हम कह देंगे कि ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर, ठीक है। बस हमें ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन में इतना ही पढ़ना था, जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक ही याद रखोगे ना तो भी आपके सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। जैसे देखो अगर हम बात कर रहे हैं 1D बॉक्स वाले केस में, तो हमने कहा है Q ट्रांसलेशनल, और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m KT बाय में h इंटू में l। बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, बाकी सारे तो आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो। ये हमने 1D बॉक्स के लिए बोला। 3D बॉक्स में इसको इंटू इसको 2 बार मल्टीप्लाई और करना है, तो मतलब 3 बार हो जाएगा टोटल। तो ये आ जाएगा Q ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 2 पाई m KT बाय h। वैसे ही रखो, कुछ नहीं करना, इसका क्यूब कर देना है, l का क्यूब करोगे, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये अपने पास 3D बॉक्स का आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा थर्मल वेवलेंथ क्या होती है, इसका उल्टा करना है सिर्फ, h अपॉन 2 पाई m KT, ये अपने पास थर्मल वेवलेंथ है। इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये आ जाएगा Q ट्रांसलेशनल, 3D बॉक्स के लिए बात हो रही है, इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा क्यूब। बस ये 4 रिलेशन तो देखे थे, इतना ही करना है, सही है। तो मैं आपको सिंपल सी बात ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान रखो, बाकी पढ़कर जाओ, रट्टा मारने की नीड नहीं है। आपको पता होना चाहिए, इसको रिवर्स कर दो तो क्या आएगा, थर्मल वेवलेंथ आ जाएगा। ऐसे रिलेट करके याद कर लो, सही है। तो इतना याद होगा तो बाकी सारे निकल ही जाएंगे, सही है, ठीक है। अगर ये समझ आ गया है तो अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट
जून 2016 में। जल्दी से सॉल्व करो। द सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, जिसको F से रिप्रेजेंट किया गया है, फॉर एन आइडियल गैस इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम V डिपेंड्स ऑन द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करें लैम्डा TH से, एज दिस, इस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको बताना कि n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को ये F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अपना QT था ना, वो इनका F है, और जो अपनी ये थर्मल वेवलेंथ थी वो इनकी लैम्डा TH है। इतना ही डिफरेंस है। तो पहले हम अपने वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है ना, और यहाँ पे थर्मल वेवलेंथ भी आया है। तुम्हें पता है QT इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन थर्मल वेवलेंथ का क्यूब। हमने ये पढ़ा है। इन्होंने सिर्फ इसकी नोटेशन चेंज कर दिया है। QT को इन्होंने F से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम को V ही रखा है, और थर्मल वेवलेंथ को इन्होंने लैम्डा TH लिखा है। तो हम ऐसे लिख देंगे, है ना। इनके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला ऐसे चेंज हो गया। अब ये कह रहे हैं जो फंक्शन है, यानी जो पार्टीशन फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा TH टू द पावर n। इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा ये, F इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू लैम्डा TH टू द पावर -3। ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, है ना। तो अपने पास ये रिलेशन आया है। इन्होंने यहाँ पे इसको n लिख दिया है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू -3 है। लिख देंगे, ऑप्शन डी मार्क करेंगे। समझ गए, इजी था। एक और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2003 में, बहुत पुरानी बात हो गई है, बट आपको आना चाहिए सॉल्व करना। इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में फंसोगे। तो आपको यूनिट कन्वर्जन को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। आपको पता है ये गेट में फंसाते हैं यूनिट्स में, है ना। तो एक बार ट्राई कर लो। 100 ml फ्लास्क यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास आ गई है 100 ml। ये टेम्परेचर गिवन है, क्या निकालना है, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ही आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का वो वाला फॉर्मूला चाहिए जिसमें वॉल्यूम आता हो। सो वॉल्यूम अपॉन में थर्मल वेवलेंथ टू द पावर 3 होता है। अब वॉल्यूम तो अपने पास है, थर्मल वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सही है, कैसे निकालेंगे। हमें पता है थर्मल वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m/kT होता है ना। तो कहीं से अगर आप ये वाली वैल्यू निकाल लो तो उसको यहाँ रख देना, क्यूब करवा देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। तो इसको सॉल्व करना ही सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है हमें फॉर्मूला समझ में आ गया, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, M क्या है, मास है जो कि हमें गिवन है, K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू रख ही देंगे, टेम्परेचर गिवन है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऐसे करके छोड़ देंगे, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ पे कैलकुलेशन में फंसेंगे और फिर होगा रिग्रेट कि हमने पहले करके क्यों नहीं देखा। तो जब भी आप फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, सिर्फ ये मत देखा करो कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगना है, यहाँ ये वाली वैल्यू रख देंगे, यहाँ ये वाली वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। फिजिकल वाले क्वेश्चन का जब तक आप आंसर नहीं निकालते ना खुद से, तब तक वो नहीं माना जाएगा। तो खुद से करके देखना होता है, ठीक है। चलो अच्छे बच्चों की तरह ना जल्दी से उसको सॉल्व करके देखो फटाफट से, आपका आंसर आना चाहिए। आई थिंक सो ऑप्शन सी आएगा, सॉल्व करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर दी, वैल्यूज पुट करना, यूनिट्स का ध्यान रखना है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कितनी होती है वैल्यू, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वैसे का वैसे, पाई कितना होता है 3.14 ले लेते हैं, मास कितना है 2.016, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल की बात हो रही है ना, यानी कि ऐसे H2 की बात हो रही है, ठीक है। कितना दिया है 2.016। अगर ये नहीं दिया होता हम 2 ग्राम्स पर मोल लेते, है ना, बट यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट मेंशन नहीं कर रखी, हम खुद से मेंशन करेंगे। हमें पता है मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में, मोलिकुलर वेट की बात हो रही है ना, तो ग्राम पर मोल में आएगा, लिखा हमने ये। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आपको अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट नहीं, वो वैल्यू नहीं पता तो गया क्वेश्चन। वैसे ही पता होनी चाहिए, कितनी होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 298 केल्विन। आपके पास गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन है यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो यहां पर ना पर केल्विन से मैं केल्विन कैंसिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने पर केल्विन से केल्विन उड़ाई दिया, ये पूरा हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये है ग्राम पर मोल।
आप एक चीज देखो, आपको जो पार्टीशन फंक्शन है वो यूनिटलेस चाहिए। ऊपर क्या है, वॉल्यूम है, लेट्स से वो किसमें ml में दे रखे ना वॉल्यूम, ml को मैं यहाँ पे सेंटीमीटर, मतलब ये मान लो कि अगर ऊपर ml है तो जो वैल्यू हम निकाल के लेकर आएंगे वो सेंटीमीटर में या मीटर में आएगी। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये, अगर ऊपर वॉल्यूम है ना, नीचे भी कुछ वॉल्यूम वाली यूनिट होनी चाहिए, तभी वो कैंसिल होगी। तो यहाँ पर अब जो वॉल्यूम वाली यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, मीटर क्यूब हो सकती है, नैनोमीटर क्यूब हो सकती है, बट उसमें पर मोल तो कहीं नहीं आएगा, उसमें ग्राम भी कहीं नहीं दिखेगा, जूल भी नहीं दिखेगा, है ना। तो इन सारी चीजों को हटाना है हमें। पर मोल कैसे हटाएंगे, पर मोल हटाने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ऐसे करने से ये पर मोल वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें जूल की, जूल को अगर मुझे लिखना हो किलोग्राम वाले टर्म्स में, क्या लिखूंगी, जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना। तो जूल को हटाया मैंने यहां से और ये लिख दिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो, ऊपर आ गया किलोग्राम, नीचे ग्राम है, ग्राम को हटा दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ से, सो दैट वो किलोग्राम बन जाए। ठीक है, तो ये पर मोल से पर मोल तो हो गया कैंसिल और ये आ गया किलोग्राम। यहाँ पे भी जूल को मैंने लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो क्या होगा अभी, ये बन गया किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट है। समझ लो, मैं सिर्फ यूनिट आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो ऊपर क्या है, ऊपर लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये पावर 1 है, ये -2 है, बेस से पावर को ऐड करो, -1 हो गया, डिवाइड बाय, हमने कहा है स्क्वायर रूट लगाई हुआ है, और ये है किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, मीटर से ये पावर कैंसिल, क्या बचा, मीटर। तो अब ना आपको सिर्फ सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। हम सब कुछ करके देख चुके ना, हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो हम ये सारी यूनिट्स हटा देंगे यहाँ से और ये आंसर आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.071 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आपकी थर्मल वेवलेंथ आई है। निकालना क्या था, पार्टीशन फंक्शन, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। सो Q इज इक्वल टू, वॉल्यूम है 100 ml और ये आया है 0.0715 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब होगा इसका क्यूब। पार्टीशन फंक्शन यूनिटलेस होता है, ऊपर ml है, नीचे मीटर क्यूब है ना। मैं वापस करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ऊपर है ml और नीचे है मीटर क्यूब। कट तो करना ही है हमें, है ना। अब एक चीज देखो, जो ml होता है उसको हम लिख देते हैं, जैसे ml जो है वही सेंटीमीटर क्यूब भी है ना। तो ml को मैंने हटा के सेंटीमीटर क्यूब लिखा, एक ही बात है। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो ये मैंने सेंटीमीटर क्यूब को लिखा, सेंटीमीटर को लिखा 10⁻⁻2 मीटर, क्यूब है ये हो गया, और नीचे क्या है, मीटर क्यूब। अब हो जाएगा कट, है ना। तो बस यही करना है, यहाँ से बोलेंगे Q इज इक्वल टू 100 ml के प्लेस पे लिखेंगे 10⁻⁻2, इसका क्यूब है, और फिर मीटर क्यूब, और नीचे क्या है 0.0715 इंटू 10⁻⁻9, इसका क्यूब करना है, इंटू में मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल। इसको आप कर लेंगे सॉल्व, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.7 इंटू 10⁻26। तो ऐसे करके जो ऑप्शन सी है वो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा ही अगर आप पढ़ के जाओगे तो, है ना। मेन क्या है, यूनिट कन्वर्जन है, जो आते हुए भी कभी कभी एग्जाम में बहुत फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में गलत हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, और साथ में 1-2 न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।